अपने पिछले जीवन में मित्तल कंपनी में प्रवेश करने के बाद आर्यन जिंदल का सबसे करीबी दोस्त था। उसने उसकी बहुत मदद की और एक भाई की तरह था। जब मित्तल परिवार जीवन और मृत्यु की स्थिति में था, तो आर्यन जिंदल को गंदगी को साफ करने के लिए जिंदल परिवार में वापस लौटना पड़ा। वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता था और रागिनी की देखभाल करने के लिए कह सकता था। रागिनी की रक्षा के लिए शहीद के पैर तोड़ पी दिए गए और क्रोधित निशांत द्वारा उसे कई बार चाकू मारा गया। आपातकालीन उपचार के बाद हालांकि शहीद की जान बच गई, लेकिन उसके पैर अपंग हो गए। शहीद की गर्लफ्रेंड ने उसे इस वजह से छोड़ दिया और एक अमीर भाई के पीछे चली गई। शहीद हर दिन अपने दुखों को शराब में डुबोता रहा और वह पूरी तरह से अपंग हो गया। आत्महत्या करने से पहले आर्यन जिंदल एक बार शहीद से मिलने गया। शहीद ने विलाप किया और कहा कि उसने एक भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और रागिनी की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। मेरे पिछले जन्म में तुम और मैं जंगली कुत्तों की तरह परेशान किए गए थे और चींटियों की तरह कुचले गए थे। हमें लड़ने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। इस जीवन में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपकी महान दयालुता का बदला चुकाना है और आपको शिखर तक पहुंचने में मदद करनी है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दिल में आह भरी। जब काम पर जाने का समय हुआ तो जनसंपर्क विभाग की प्रमुख आलिया अंदर आईं। उन्होंने ताली बजाई और आर्यन जिंदल से अपना परिचय देने को कहा। आर्यन जिंदल और रागिनी की शादी को शालिनी मित्तल ने गुप्त रखा था। आलिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने आर्यन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आर्यन खड़ा हुआ और संक्षिप्त में अपना परिचय दिया। सबने देखा कि उसका रूप रंग साधारण था और उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, इसलिए वे बातचीत करते रहे। जब वह बैठे तो केवल कुछ तालियां ही बजी और सभी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आपका परिचय बहुत सरल है ना? जनसंपर्क में आपको बात करने में अच्छा होना चाहिए। आपको बात करने में अच्छा होना चाहिए। क्वोट। शहीद ने उसकी ओर आंखें घुमाई और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मेरा नाम शहीद है। लोगों ने मुझे मास्टर मिल्क किला का उपनाम दिया था। जब तक ग्राहक आंटियां हैं, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे न मिले। क्वोट। आर्यन जिंदल मन ही मन हंसा। बेशक, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। बात बस इतनी है कि तुम थोड़ा घमंड कर रहे हो। मुझे क्यों याद है कि तुम्हें आधे साल में एक भी डील नहीं मिली। आओ आओ आओ, ये भाई तुम्हें कुछ सुंदरियों से मिलवाएगा। शहीद ने आर्यन के कंधे को थपथपाया और हंसा। हमारे जनसंपर्क विभाग में कई सुंदरियां हैं, लेकिन सबसे सुंदर है जनसंपर्क विभाग का फूल, नेहा राजपूत है। शहीद ने एक लंबी लड़की की ओर इशारा किया, जिसका मेकअप बहुत सुंदर था और चेहरा भी सुंदर था। वह एक कंपनी के लिए प्रिंट मॉडल हुआ करती थी और कई सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन करती थी। ऐसा कहा जाता है कि स्नातक होने के 2 साल बाद उसने एक बड़ा घर और एक स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। अब जब वह बड़ी हो गई है और एक मॉडल की स्वर्णिम उम्र पार कर चुकी है, तो वह हमारी कंपनी में शामिल हो गई है। उसका वार्षिक वेतन और कमीशन 500,000 रुपया है। क्वोट। 2022 में 500,000 रुपीस का वार्षिक वेतन निश्चित रूप से उच्च वेतन माना जाता था। आर्यन ने सिर हिलाया और नेहा की ओर देखा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, उसे नाराज मत करना। शहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी कंपनी में साधारण पुरुष कर्मचारियों की तो बात ही छोड़िए, आधे से अधिक विभाग प्रमुख उनके प्रशंसक हैं। जनसंपर्क विभाग की सुंदर लड़कियों ने भी उसे घेर लिया। अगर तुम उसे नाराज करोगे तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं पा सकोगे और तुम कंपनी में नहीं रह पाओगे। ओह, वह बहुत सुंदर है। आर्यन जिंदल ने सिर हिलाया। ये देखकर कि आर्यन जिंदल दिलचस्पी दिखा रहा था, शहीद ने जहरीली जबान से कहा, लेकिन आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेहा की आंखें उसके सिर के ऊपर हैं। मेरे जैसा सुंदर लड़का भी उसकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे रूप के साथ यह और भी निराशाजनक है। आर्यन जिंदल ने उसके गाल को छुआ। जब मैं क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचूंगा तो मैं अपना रूप बदल लूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वह जिसे पसंद करती है वह अभिषेक शर्मा है। शहीद ने आक्रोश से कहा, लेकिन अभिषेक शर्मा तो और भी घमंडी है। यहां तक कि वह भी उसकी नजरों में नहीं आ सकती। अचानक उसने दरवाजे की ओर आंख मारते हुए कहा, क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? आपसे भी ज्यादा सुंदर। आर्यन जिंदल ने दरवाजे की ओर देखा। उसने एक लंबा और सुंदर युवक देखा जो पार्टी में देर से पहुंचा था। हाथ से बना सूट अतुलनीय रूप से मजबूत था। पैंट सीधी थी।
एक पुराने इतालवी मोची द्वारा बनाए गए चमड़े के जूतों की एक जोड़ी भी उसकी अच्छी पसंद को दर्शाती थी। QC यहाँ है, बातचीत के लिए मेरे कार्यालय में आओ, नेहा, जो थोड़ा सख्त दिख रहा था, ने खुश चेहरे के साथ कहा। अभिषेक की योग्यता ही नहीं, उनका प्रदर्शन भी शानदार था। उनके चाचा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप निदेशक भी थे। इससे पहले कंपनी की नई दवा को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था और उसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अभिषेक सामने आए और उन्हें आसानी से मंजूरी मिल गई। उसके दिल में अभिषेक उसका बच्चा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह देर से आया या जल्दी चला गया। अभिषेक अपना ब्रीफकेस लेकर नेहा के कक्ष में चला गया। सभी महिला कर्मचारी अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रशंसक हों जिन्होंने अपने आदर्श को देखा हो। यहाँ तक कि नेहा, जो आर्यन जिंदल के आत्म परिचय के दौरान उदासीन थी, उसकी आंखों में एक चमक थी जो एक गहरी प्रशंसा प्रकट कर रही थी। अरे, वह कमाल है। हम तुलना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि उसका परिवार बहुत अमीर है। इसके अलावा उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। अब वह महीने में कुछ ही बार कंपनी में आता है। उसका वार्षिक वेतन पहले से ही 10 लाख है। क्वोट, अभिषेक ने ईर्ष्या और जलन के साथ कहा, उसे कंपनी के चेयरमैन की बेटी रानी पसंद है। उसकी साली वित्त विभाग में इंटर्नशिप कर रही है। आर्यन जिंदल मन ही मन हंसा और कुछ नहीं बोला। यह अभिषेक शर्मा वास्तव में बुद्धिमान था। यदि अभिषेक रानी से शादी कर लेता तो स्वाभाविक रूप से उसे बहुत लाभ मिलता। आर्यन जिंदल की उपहासपूर्ण मुस्कान को देखते हुए शहीद ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आर्यन जिंदल थोड़ा मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता कि वह इतना महान है। अपने पिछले जीवन में आर्यन जिंदल को जनसंपर्क विभाग में अभिषेक द्वारा अक्सर अपमानित किया जाता था। हालांकि उस समय उसका मन कभी अच्छा और कभी बुरा होता था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उसके दिल में थोड़ा डर और शर्म भी थी। लेकिन अब वह 10,000 साल की साधना के बाद लौटा था। वह एक बार ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच चुका था। वह इतना छोटा किरदार अपनी नजरों में कैसे रख सकता था? तुम सच में आत्ममुग्ध हो, मुझसे भी ज्यादा आत्ममुग्ध हो। शेन ले ने आर्यन जिंदल को तिरस्कार भरी मध्यमा उंगली दिखाई। सभी लोग व्यस्त होने लगे। हालांकि आर्यन जिंदल सिर्फ रिपोर्ट करने आया था, लेकिन नेहा ने उसे बहुत ज्यादा आदेश दिए। जब भी कोई ग्राहक आता तो वह उसे चाय और पानी परोसने के लिए कहती। वह कई बार ग्राहकों के लिए फल और उपहार खरीदने के लिए नीचे भी जाती, उनका स्वागत करती और उन्हें सामान देती। इस तरह का काम न केवल थकाऊ था, बल्कि इससे आर्यन जिंदल जैसा प्रदर्शन भी नहीं हो पाता था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह रागनी की रक्षा के लिए यहाँ आया था। जल्द ही दोपहर हो गई। सब लोग खाना खाने बाहर चले गए। आर्यन जिंदल ने अपना बटुआ छुआ और दंग रह गया। वह सुबह ग्राहकों के लिए फल और उपहार खरीदने गया था। उसने शालिनी रावत के द्वारा दिए गए 1,000 रुपये से अधिक खर्च कर दिए थे और अभी तक वापस नहीं किए थे। अब वह शर्मिंदा था और उसके पास केवल कुछ रुपये बचे थे। इसके बारे में सोचने के बाद आर्यन जिंदल ने कार्यालय भवन के नीचे तले हुए नूडल्स की दुकान पर इसे निपटाने का फैसला किया। मित्तल की फार्मास्यूटिकल कंपनी लेक व्यू पार्क के एक तरफ स्थित थी। उसके सामने हरी भरी शिव झील थी। लेक व्यू पार्क के दूसरी तरफ रॉय ग्रुप द्वारा विकसित किंग्स विला ग्रुप था। लेक व्यू पार्क एक पहाड़ के बगल में था और वहां बेहतरीन शहर थी। एक विला की कीमत करोड़ों में थी। ये शिमला का एक प्रसिद्ध समृद्ध क्षेत्र था। मुझे याद है कि यह शिमला के सबसे अमीर आदमी राहुल मंडल की विकास परियोजना है। जब मैंने अपने पिछले जन्म में अपनी शादी का घर खरीदा था तो मैंने अपनी मां से यहाँ एक विला खरीदने के लिए कहा था, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। अतीत के दृश्य उसके दिमाग में आ गए। आर्यन जिंदल को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस समय वह बहुत अज्ञानी था। उसे नहीं पता था कि जिंदल परिवार गहरे संकट में था और उसकी मां ये खर्च वहन नहीं कर सकती थी। कितनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब वह कार्यालय भवन में पहुंचा तो आर्यन जिंदल ने अचानक गहरी सांस ली। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया। अजीब, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्क में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फल हो? आर्यन जिंदल ने भौहें सिकुड़ी और लेक व्यू पार्क की ओर चल दिया। अरे बाप रे, ये पहाड़ी जिनसिन फल है। जब उसने एक झाड़ी पर कबूतर के अंडे के आकार के कुछ लाल फल लटके देखे तो आर्यन जिंदल उत्साहित हो गया और उसकी आंखें चमक उठी। लाल जिनसीन एक ऐसा फल था जो 50 साल में एक बार ही फल देता था।
इसमें प्रचुर मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। इसे खाने के बाद कोई भी व्यक्ति जल्दी से शारीरिक तरफ के मध्य चरण में पहुंच सकता था। असफलता की लगभग कोई मिसाल नहीं थी। इस प्रकार का आध्यात्मिक फल साधना जगत में भी दुर्लभ था, पृथ्वी पर तो और भी अधिक, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। आर्यन जिंदल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत फल तोड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने पागलों की तरह चबाया और निगल लिया। स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन एक भापदार गर्म आभा थी जो उसके ऊर्जा सागर में बह रही थी, शुद्ध और प्रचुर। हे भगवान, क्या ये व्यक्ति पागल है? वह इस तरह का फल क्यों खा रहा है? इसका स्वाद इतना कड़वा है कि सो अभी इसे नहीं खाएंगे। उसके गंदे कपड़े देखो, कौन जाने कब से उसने अपने बाल नहीं कटवाए हैं। वह पागल हो सकता है। आर्यन को पागलों की तरह जंगली फल निगलते देख आसपास के कई लोग रुककर देखने लगे, मानो वे पश्चिम का कोई दृश्य देख रहे हों, और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। पिताजी, आप जीजाजी को कंपनी में कैसे काम करने दे सकते हैं? वह पागल है, वह केवल परेशानी पैदा करना जानता है। पत्थर के रास्ते पर रानी मित्तल ने दिलीप मित्तल को पुकारते हुए भौहें सिकोड़ी हुई थी। अचानक उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह अवाक रह गई। उसने फोन रख दिया और तुरंत आर्यन के पास पहुंची। उसने लाल जिनसिन फल छीन लिया और चिल्लाई, जीजाजी, इसे मत खाइए। तुम्हें जहर दिया जाएगा। तुम रानी हो ना? आर्यन ने अपनी साली को असमंजस में देखा और अंततः रानी को पहचान लिया। रानी रागनी से सिर्फ 2 साल छोटी थी। वह अभी भी यूनिवर्सिटी में थी और कंपनी के वित्त विभाग में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। छोटी लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी बर्फ जैसी सफेद क्लीवेज दिख रही थी। डेनिम हॉट पैंट के नीचे उसकी बर्फ जैसी सफेद टांगें थीं। उसके बर्फ जैसे सफेद पैर काले रंग की खुली ऊंची एड़ी के जूते में थे। इस समय उसके उज्ज्वल और ऊर्जावान रूप को देखकर कोई भी भविष्य में उसके दुखद भाग्य की कल्पना नहीं कर सकता था। हाई स्कूल में उसका सीनियर, चोंग्यांग जिले के मेयर का बेटा, उससे प्रेम करता था और उन दोनों ने विवाह कर लिया। हालांकि विशाल राम शानदार दिखता था, लेकिन वह वास्तव में एक बदमाश था। वह न केवल खाता पीता और जुआ खेलता था, बल्कि अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार भी करता था। मित्तल परिवार के पतन के बाद विशाल ने रानी को अपनी नज़र में नहीं रखा। उसने उसे गाली दी, पीटा, अपमानित किया और एक रखेल रखी। अंत में उसने उसे सीधे परिवार से बाहर निकाल दिया। रानी इस आघात को सहन नहीं कर सकी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वह एक मानसिक अस्पताल में एकाकी और दयनीय जीवन जी रही थी। हालांकि उसकी साली हमेशा उसे नीची नज़र से देखती थी, लेकिन उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। रागनी की खातिर उसे अभी भी उसकी रक्षा करनी थी। अपना सिर हिलाते हुए आर्यन ने अपने मन की यादों को झटक दिया और धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने फिर से लाल जिनसिन फल छीन लिया, उस पर लगी लाल पोंछी और उसे अपनी जेब में रख लिया। इधर उधर मत भागो, मैं अपनी बहन को बुला लूंगा। रानी ने जब अपने आसपास के लोगों को इशारा करते और फुसफुसाते हुए देखा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत ऑफिस की बिल्डिंग की ओर भागी। रागनी अपनी मेज के सामने बैठी हुई कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी, लेकिन उसने दस्तावेज पर लिखे किसी भी शब्द को नहीं पढ़ा। आर्यन का काम पर यह पहला दिन था। उसे नहीं पता था कि वह पागल हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा, या उसे धमकाया और अपमानित किया जाएगा। आह, क्या मैं बहुत स्वार्थी हूं। अगर दूसरों को पता चले कि वह मेरा पति है, तो शायद वे उसे परेशान करने की हिम्मत न करें। जैसे ही वह अपनी कल्पना को उड़ान दे रहा था, उसकी छोटी बहन अचानक दौड़ी आई और बोली, बहन, जीजाजी फिर पागल हो गए हैं। वे जंगली फल खा रहे हैं। यह नहीं हो सकता। रागनी दंग रह गई। यह सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। उसने लेकव्यू पार्क में बहुत सारे बदबूदार पोमेलो खाए। क्या उसे जहर दिया गया होगा? रागनी ने चिंतित होकर कहा। क्या? रागनी जल्दी से खिड़की के पास गया और पार्क की ओर देखा। उसने आर्यन को जंगली फलों को निगलते हुए कार्यालय भवन की ओर जाते देखा। उसने एक संतुष्ट मुस्कान भी दिखाई। मैंने पिछले कुछ दिनों से उसे कोई पैसा नहीं दिया है, वह भूखा होगा। रागनी ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि उसकी आंखें फोकस खो बैठी थीं। भले ही उसने पहले भी उसे परेशान किया हो, भले ही वह मानसिक रूप से अस्थिर हो, फिर भी वह उसका पति है। भले ही वह कुत्ता हो, उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए। वह नहीं जानती थी कि यह उसके दुखद भाग्य के कारण था, या क्योंकि उसे आर्यन के लिए दुख हुआ था,
या किसी और कारण से, रागिनी अचानक मेज पर लेट गई और रोने लगी। बहन, रो मत, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अपनी बहन के दिलासे के कारण रागिनी ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। रानी को अभी भी काम करना था, इसलिए वह चली गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर रागिनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आर्यन अंदर आया और एक बैग थमा दिया। उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने इसे नीचे देखा था, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ खरीदा। वह मुड़ा और चला गया। वह वास्तव में, रागिनी ने बैग खोला और देखा। वह लंबे समय तक स्तब्ध रही और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू निकल आए। पता चला कि कुछ सूप पकौड़े उसे सबसे ज्यादा पसंद थे। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फलों पर निर्भर था, लेकिन उसने उसके लिए भोजन खरीदना याद रखा। उसकी मानसिक बीमारी निश्चित रूप से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। रागिनी को नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। आर्यन कार्यालय लौट आया। अचानक अभिषेक ने आर्यन की ओर इशारा किया और उपहासपूर्ण चेहरे के साथ कहा, आर्यन, क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैंने आपको नीचे बदबूदार पोमेलो खाते हुए कैसे देखा? क्या तुम्हें दस्त का डर नहीं लगता? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया। आर्यन ठंडी मुस्कान के साथ बोला। चूंकि वे दुश्मन थे, इसलिए आर्यन ने उसके साथ विनम्र होने की जहमत नहीं उठाई। अभिषेक की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने तिरस्कार के साथ कहा, तुम अभी नए आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लड़कियों ने भी आलोचना की, आर्यन, क्या तुमने बारूद खाया है? अभिषेक सर तुम्हारे बारे में चिंतित है। एक कुत्ता को काट रहा है, कृतघ्न। तुरंत ही आर्यन जनसंपर्क विभाग का सार्वजनिक दुश्मन बन गया, विशेषकर नेहा, जिसने आर्यन को ये वह करने का आदेश दिया था। अभिषेक ने कागज के कुछ टुकड़े फाड़े और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। आर्यन की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, आर्यन, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? फर्श साफ करो। मैं घसीट नहीं रहा हूं। आर्यन इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप मौत की तलाश में हैं? पा के सबसे अच्छे दोस्त पा साहिल ने मेज पटक दी, खड़ा हो गया और आर्यन के पास गया और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा? साहिल लंबा और मजबूत था और वह लड़ाई में बहुत अच्छा था। स्वाभाविक रूप से उसने आर्यन को अपनी नजरों में नहीं रखा। सहिद ने जल्दी से साहिल की कमर को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, भूल जाओ भाई, आर्यन अभी आया है और उसे कुछ भी पता नहीं है। मैं घसीट कर ले जाऊंगा। मैं इसे खींच लूंगा, ठीक है? तुम तो बस एक हारे हुए व्यक्ति हो, तुम इतने घमंडी क्यों हो? साहिल नाराजगी से बैठ गया। अगली बार उसे मत रोकना, मैं उसे मार नहीं सकता। आर्यन ने साहिल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, डींग मत मारो। सहिद ने अपना सिर हिलाया और समझाया, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। साहिल लड़ाई में बहुत अच्छा है, एक ताइक्वांडो विशेषज्ञ है। दोपहर जल्दी ही बीत गई और काम से छुट्टी का समय हो गया। विद्युत कार्यालय में आया, ताली बजाई और कहा, आज रात हमें मेडिसिनल मटेरियल्स ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर चार्ल्स से मिलने के लिए वित्त विभाग के साथ सहयोग करना है। महाप्रबंधक पर हमारा 10 मिलियन युआन बकाया है और 3 साल हो गए हैं और उन्होंने अभी तक इसे वसूल नहीं किया है। आज रात सभी को खुश होना चाहिए और पैसे वापस लेने चाहिए। अरे, वह बहुत बेशर्म है। इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। मुझे उसकी कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने पीटा था। सहिद ने उदास होकर शिकायत की। हाँ, महाप्रबंधक चार्ल्स का पृष्ठभूमि मजबूत है और उन्हें नाराज करना अच्छा नहीं है। समय आने पर सभी को सावधान रहना चाहिए। विद्युत मुस्कुराया और कहा, हमने दिहाओ क्लब में एक कमरा बुक कर लिया है, चलो अब चलें। दिहाओ क्लब, इस बार यह निम्न श्रेणी का नहीं है। सहिद ने उत्साह से कहा, यह शिमला का सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब है। मैंने सुना है कि ये शिमला के प्रसिद्ध खान ब्रदर की संपत्ति है। दुर्भाग्यवश आज रात मुझे अन्य ग्राहकों के साथ जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। भाई, मैंने उनके बारे में सुना है, वह बहुत शक्तिशाली है और उनकी संपत्ति 1 अरब रुपये है। 2 साल पहले कोई भी उसके साथ उलझने की हिम्मत नहीं करता था। चार्ल्स का नाम सुनकर महिलाएं उत्साहित हो गईं और यहां तक कि नेहा भी थोड़ा भावुक हो गया। अभिषेक की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। चार्ल्स उससे केवल 5 या 6 साल बड़ा था, लेकिन उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिससे वह तुलना कर सके। एपिसोड 9। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी लोग पार्किंग स्थल पर आ गए। वहां अभिषेक और साहिल के साथ साथ कुछ अन्य महिलाएं भी थीं। हालांकि आर्यन को साथ लाया गया। बेशक
वास्तव में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन आखिरकार लोगों को अभी भी चाय परोसने, शराब डालने और सिगरेट परोसने जैसे कठिन काम करने की जरूरत थी। जनसंपर्क विभाग में सभी का वेतन ऊंचा था और उनमें से अधिकांश अच्छी पृष्ठभूमि से आते थे। मूलतः सभी लोग कार चलाते थे। अभिषेक की कार एक एस क्लास इंपोर्टेड मर्सिडीज बेंज थी जिसकी कीमत लाखों में थी। ये विद्युत की कार से भी बेहतर थी। आर्यन, कड़ी मेहनत करो। 3 साल से भी कम समय में तुम एक घर और एक कार भी खरीद सकते हो। लेकिन यदि आपका रवैया आज दोपहर जैसा ही है, तो आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? अभिषेक आर्यन को सलाह दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोने में तिरस्कार का भाव था। आर्यन, यहां आओ। अचानक रानी नीचे आई और आर्यन को अपनी लाल वोल्वो में खींच लिया। अभिषेक की अचानक स्तब्ध रह गई। यहां तक कि वह पहले कभी रानी की कार में नहीं बैठा था, लेकिन उसने वास्तव में आर्यन को उसमें बैठने के लिए खींच लिया। रानी को यह आदमी पसंद नहीं आएगा, है ना? वे तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे हैं। साहिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कार में बैठ जाओ। अभिषेक का चेहरा तुरंत राख और उदास हो गया। वोल्वो में गाड़ी चलाते हुए रानी ने ठंडे स्वर में कहा, जीजाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बहन को तलाक दे दीजिए। क्यों? आर्यन थोड़ा चौंका। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और तुम उसे मारते रहते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, अब उसे और विलंबित न करें। उसे जाने दो, उसे अपनी खुशी खुद तलाशने दो। रानी ने गुस्से से कहा। रानी, मुझे पता है कि मैंने जो पहले किया वह गलत था, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं पहले से ही ठीक हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बाकी की जिंदगी में रक्षा करूंगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा। वह नाराज नहीं था। रानी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो गरीबों को तुच्छ समझती हो और अमीरों से प्यार करती हो। उसे बस अपनी बहन की चिंता थी। आप ठीक है। आप मुझे और मेरी बहन की रक्षा करना चाहते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर तुमने दोपहर के भोजन में जंगली फल क्यों खाए? रानी का चेहरा कड़वा था और उसकी आंखें लाल हो गईं। यह कोई जंगली फल नहीं है, ये एक स्पिरिट फल है। आर्यन अवाक रह गया और केवल असहायता से अपना सिर हिला सका। रानी ने बात करना बंद कर दिया और गुस्से में गाड़ी चलाई। पश्चिमी जिला एक परिपक्व जिला था। इसमें सभी तरह की नगरपालिका सुविधाएं थी और ये बहुत समृद्ध था। यहाँ कई बार, डिस्को, रेस्तरां और सभी तरह के मनोरंजन स्थल थे। जब आर्यन और अन्य लोग पहुंचे तो दिहाउ क्लब पहले से ही जगमगा रहा था। पहली मंजिल पर स्थित हॉल शानदार और आलीशान था। चमकीले क्रिस्टल के झूमर बेदाग टेराजो फर्श पर चमक रहे थे, जो एक चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। दरवाजे के दोनों तरफ चौंगसम पहने खूबसूरत महिलाओं की कतार खड़ी थी। वे सभी लंबी और खूबसूरत थीं। अगर उन्हें सड़क पर रखा जाए तो वे देवी बन जाएंगी। बताया गया कि वे सभी विश्वविद्यालय के छात्र थे, जो बगल के कला विद्यालय से मॉडलिंग और फ्लाइट अटेंडेंट की पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें अंदर आते देखा, उन्होंने झुककर उनका अभिवादन किया। अभिषेक आगे की ओर चला गया। उसे अंदर आते देख, लॉबी मैनेजर खुशी से भरे चेहरे के साथ जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आया। अभिषेक जी, आप यहाँ हैं। स्वागत है, स्वागत है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपनिदेशक के रूप में अभिषेक के चाचा खाद्य सुरक्षा के भी प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें सावधान रहना था और ऐसे अवसर पर संचालक को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करनी थी। क्या सीईओ यहाँ है? अभिषेक के चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी और उसने संकोच से अपना सिर हिलाया। लॉबी मैनेजर ने तुरंत रास्ता दिखाया और मुस्कुराया। हम यहाँ हैं। हमने उनके अंदर जाने की व्यवस्था पहले ही कर दी है। सभी को कमरे में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सीईओ एक मोटा आदमी था, जिसके बड़े सिर और बड़े कान थे। उसने अपनी उंगली में जैद की अंगूठी के साथ अंगूठे के आकार की सोने की चेन पहनी हुई थी। वह चालाक चेहरे वाला एक टाइकून लग रहा था। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और वेटरों ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। सीईओ मेज के शीर्ष पर बैठे थे और सभी लोग उनके चारों ओर खड़े थे। वे लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे, जिससे सीईओ खुश थे। जहां तक आर्यन का सवाल है, वह नीचे बैठा और बिना टोस्ट किए खाना खाया। वह जीवंत माहौल में फिट नहीं बैठता था। लगता है जीजाजी पूरी तरह अपंग हो गए हैं। लेकिन ऐसा ही हो, जब तक वे मेरी बहन के लिए परेशानी खड़ी नहीं करते, तब तक कोई बात नहीं। रानी ने आर्यन को देखा और निराशा में आह भरी। उसे अपनी बहन पर तरस आया। आर्यन, तुम सीईओ के लिए टोस्ट क्यों नहीं करते?
तुम केवल खाना जानते हो। क्या तुम भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? अभिषेक ने तिरस्कार के साथ कहा। ऐसे घटिया आदमी को बाहर लाना शर्मनाक है। अगर वह टोस्ट नहीं करेगा और खुशामद नहीं करेगा, तो ग्राहक कैसे खुश होकर पैसे चुका पाएंगे? उस पर हमारा पैसा बकाया है। मैं उसके लिए शराब क्यों पीऊं? आर्यन ने सीईओ की ओर तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? चुप रहो, आप इसे कैसे कहेंगे? हर कोई हैरान था। सौभाग्य से फैटी चार्ल्स नेहा के साथ खुशी से शराब पी रहा था और उसने उसे नोटिस नहीं किया। भूल जाओ, आर्यन को अभी मुझे घर भेजना है। वह शराब नहीं पी सकता, रानी ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। आर्यन का मस्तिष्क शराब के जहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर उसने शराब पी होती तो क्या उसकी जान नहीं चली जाती? जब अभिषेक ने ये देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक उभरी और उसका चेहरा उदास हो गया। रानी वास्तव में चाहती है कि वह तुम्हें घर भेज दे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस बदमाश के प्यार में पड़ गई है? इस समय सीईओ ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। क्या ये सिर्फ 10 मिलियन रुपीज नहीं है? ये सरल है। यदि मिस नेहा एक रात मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुशी खुशी चेक पर हस्ताक्षर कर दूंगा। नेहा का चेहरा जम गया और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और मुस्कुराने की कोशिश की। सीईओ, ये मजाक थोड़ा ज्यादा है। वह शिमला की स्थानीय निवासी है और वह एक मॉडल भी है। उसने कुछ पारिवारिक व्यवसाय जमा कर लिया है, तो वह थोड़े से कमीशन के लिए खुद को किसी को कैसे सौंप सकती है? इसके अलावा उसका प्रिय अभिषेक बगल से देख रहा था। वह बहुत नीच नहीं हो सकती थी। आओ 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 सीईओ, मुझे आपके लिए टोस्ट करने दो। रानी की मदद करने के लिए हर कोई टोस्ट करने चला गया ताकि वह नाराज न हो। जब आप समाज में प्रवेश करते हैं तो आपको समाज के नियमों का पालन करना होता है। आप आवेगपूर्ण नहीं हो सकते। पीआर कर्मियों के लिए ग्राहकों द्वारा फायदा उठाना आम बात है। अप्रत्याशित रूप से महाप्रबंधक ने हार नहीं मानी। उसने नेहा की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मिस नेहा, मैं सचमुच आपको पसंद करता हूं। अगर तुम मेरे साथ एक रात रुको तो मैं तुम्हें 10 मिलियन रुपीस के अलावा 1 मिलियन रुपीस भी दूंगा। कैसा रहेगा? रानी इतनी चिंतित थी कि वह रोने ही वाली थी और उसने विनती करते हुए कहा, सीईओ, मुझे छोड़ दो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हे, बहुत अधिक लोगों का होना अच्छा नहीं है, लेकिन कम लोगों का होना ठीक है ना? चलो ऊपर गेस्ट रूम में चलते हैं। सीईओ पहले ही उसके गाल को चूम चुका था। सभी लोग घबरा गए, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सीईओ, जाने दो। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ने संघर्ष किया और लगभग सीईओ को जमीन पर फेंक दिया। जब सीईओ ने अंततः अपने शरीर को स्थिर किया तो वह क्रोध से भर गया और नेहा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, लेकिन तुम यह नहीं चाहते। क्या बकवास है फूहर लेडी? क्या तुम यहाँ खुद को बेचने नहीं आई हो? अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोओगे तो एक पैसा भी लेने के बारे में मत सोचना। बेशर्म, तुम क्या कर रहे हो? रानी रास्ते में आर्यन के रवैये से क्रोधित हो गई। वह इस समय इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह तुरंत वहां पहुंची और यहां तक कि विद्युत भी उसे रोक नहीं सका। तुमने मुझे मारा भी। क्या तुम मर्द हो? उसने न केवल अपना मुंह हिलाया बल्कि सीईओ की बांह भी खींची। सीईओ केवल नेहा को घूरता रहा। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने अचानक अपना हाथ घुमाया और रानी को जमीन पर फेंक दिया। अरे, ये कहां से आ गई? दूसरे लोगों के काम में दखलंदाजी करना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा? एपिसोड 10। रानी को जमीन पर गिरता देख अभिषेक और साहिल तुरंत क्रोधित हो गए। उनके सिर में खून सवार हो गया। रानी कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अभिषेक उससे बहुत प्यार करता था। वह उसे तंग होते हुए कैसे देख सकता था? उसने आगे बढ़कर मैनेजर की छाती पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बेशर्म, मैंने तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन तुम यह नहीं चाहते। अभिषेक, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? फैटी कर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल और टेढ़ा था। मैं तुम्हारे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बिगाड़ता हूँ। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा धकेलोगे तो मैं अपने चाचा से तुम्हारी जांच करवाऊंगा। मैं देखूंगा कि तुम्हारी कंपनी बच पाती है या नहीं। अभिषेक ने फैटी चार्ल्स को फिर से लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा कर दरवाजे के बाहर गिर गया। साहिल भी आगे बढ़ा और फैटी को लात मारी, जिससे वह जमीन पर लुढ़क गया।
उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुमने यंग मास्टर की महिला को मारने की हिम्मत की? क्या तुम पागल हो? देखो, तुम कितने बिगड़े हुए हो। तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते। साहिल ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट थे। यहाँ थोड़ा चिंतित था। उसने जल्दी से उसे खींच लिया और कहा, रुको। अगर आप जारी रखेंगे तो कुछ होगा। इसके अलावा हम यहाँ व्यापार के लिए हैं। भाड़ में जाओ। कल कंपनी को पैसे भेज देना, नहीं तो अगली बार जब मिलूंगा तो पीटूंगा। साहिल रुक गया और फैटी के चेहरे पर अपना पूरा कफ थूक दिया। फैटी को लगभग मौत का डर था। फैटी ने उठने की कोशिश की और अपने चेहरे पर जमे कफ को पोंछा। वह रोने वाला था। मुझे इस तरह से कब परेशान किया गया है। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अभिषेक और साहिल की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर हिम्मत है तो मत जाओ। मैं किसी को तुम्हें मरवाने के लिए भेजूंगा। वह लंगड़ाता हुआ चला गया। हम आपका इंतजार करेंगे। साहिल ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अभिषेक ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्या बकवास है। वह सचमुच सोचता है कि वह एक बड़ा शख्स है। कल मैं अपने चाचा से उनकी कंपनी की जांच करवाऊंगा। विद्युत थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब उसे राहत मिली थी। अभिषेक हमेशा से स्थिर और विश्वसनीय रहा है। उसे फैटी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। सभी लोग फिर बैठ गए। अगर मंत्री ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालता। साहिल के चेहरे पर भी एक आत्मसंतुष्टि का भाव था। नेहा की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने अभिषेक को कृतज्ञता से देखा। अभिषेक, अभी के लिए धन्यवाद। अभिषेक सर, आप बहुत अच्छे हैं। एक नायक संकट में फंसी युवती को बचा रहा है। कितना संतोषप्रद है। ये पहली बार था जब किसी पीआर मैनेजर ने किसी ग्राहक पर हमला किया था। युवा मास्टर ने इस बार इतिहास रच दिया है। बहुत बढ़िया, कितना संतोषप्रद। अभी तो मैं भी उसके पास जाकर उसे कुछ बार लात मारना चाहता था। तुरंत ही पूरा स्थान प्रशंसा से भर गया। जनसंपर्क के क्षेत्र में धमकाया जाना और अपमानित होना अपरिहार्य था। हर कोई आमतौर पर उदास और नाराज रहता था, लेकिन आज वे आखिरकार अपना सिर ऊंचा रख सकते थे। अचानक साहिल की नजर आर्यन पर पड़ी और उसने थोड़ा उपहास करते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थे? आप सीईओ को टोस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे लगा कि आप बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब यह बात सामने आएगी तो तुम इतने भयभीत हो जाओगे। हाँ, रानी और नेहा को धमकाया गया, लेकिन तुम हिले तक नहीं। क्या तुम अभी भी मर्द हो? क्या तुममें अभी भी हिम्मत है? यह अपमानजनक है। सभी महिलाएं आर्यन की आलोचना करने लगीं, उनके मन में कड़वाहट और घृणा पैदा हो गई। यहाँ तक कि नेहा की आंखों में भी निराशा झलक उठी और उसने धीरे से कहा, आपने कहा था कि आप मेरी और मेरी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन अब। आर्यन ने इत्मीनान से झींगा खाया और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, इस तरह का कचरा मेरे लिए कार्रवाई करने के लायक कैसे है? सभी लोग अचानक दंग रह गए और फिर हंस पड़े। अरे आर्यन, तुम सच में एक जोकर हो। तुम्हारे पास सडीन मारने के लिए एक ड्राफ्ट भी नहीं है। इंपीरियल क्लब के आलीशान दफ्तर में स्वारोवस्की क्रिस्टल झूमर, इटली से आयातित चमड़े का सोफा, महोगनी और लाल चंदन का फर्नीचर और जेड के आभूषणों और प्राचीन वस्तुओं से भरी एक शेल्फ थी। इनमें से किसी एक की कीमत लाखों में थी। विशाल सोफे पर बीच में अरमानी सूट पहने एक युवक बैठा था, जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी। उसकी बाहों में 20 साल की एक खूबसूरत महिला थी, जिसने लाल रंग का शाम का गाउन पहना हुआ था। वह सेक्सी और आकर्षक थी, खासकर उसकी छाती के सामने बर्फीली चोटियों की जोड़ी। अगर वह बाहर चली गई तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। यह महिला रोज थी, जो इंपीरियल क्लब की जनरल मैनेजर थी और एक इंटरनेट स्टार भी थी। उसने 2 वेब ड्रामा में शानदार व्यूज के साथ अभिनय किया था और करोड़ों ओटाकू उसे बड़े स्तन वाली देवी के रूप में पूजते थे। इस समय ये खूबसूरत महिला एक टूथपिक के साथ एक स्ट्रॉबेरी उठा रही थी और उसे सूट में मध्यम आयु वर्ग के आदमी को खिला रही थी। सूट पहने अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे काले रंग के कपड़े पहने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े आदमी खड़े थे। वे सभी लंबे और तगड़े थे, तीखी नजरों और जानलेवा इरादों वाले। अचानक फैटी ने दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाते हुए अंदर आया, अरे आज तो बहुत ही अशुभ दिन है। फैटी की आवाज सुनकर अरमानी युवक ने ऊपर देखा और दंग रह गया। अरे फैटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम पक गए हो? मोटा सोफे पर बैठ गया, काले चौकोर का एक गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया और गुस्से से बोला, भाई मेरे साथ नीचे बलात्कार हुआ है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
तुम मेरे भाई हो या नहीं, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। नहीं, कोई इंपीरियल क्लब में ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? खां नामक युवक ने भौहें सिकोड़ी। यह सही है, फैटी ने गुस्से में कहा। मित्तल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के कई पीआर लोगों ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उनमें एक सुंदर लड़की देखी, इसलिए मैं उससे रात में मेरे साथ चलने के लिए कहना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे पीटेंगे और कई बार लात मारेंगे। रोज ने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया, लॉबी मैनेजर को फोन किया और पूछा, उन लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? लॉबी मैनेजर ने जल्दी से झुककर कहा, यह अभिषेक शर्मा है, जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप निदेशक नारायण शर्मा का भतीजा है, और साहिल है। वे आपको पीटने के बाद नहीं गए, और वे अभी भी बेतहाशा शराब पी रहे हैं। एक उपनिदेशक का भतीजा, जो इतना छोटा अधिकारी है, इतनी छोटी सी रकम के लिए बाहर आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर यह 10 साल पहले होता, तो मैं उसे गोली मार देता। फैटी ने तिरस्कार के साथ कहा। अभिषेक शर्मा, साहिल, इन दोनों कमीनों ने मेरे घर में उत्पात मचाने की हिम्मत की। इनके सिर दरवाजे से कुचल दिए गए होंगे। उस युवक को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंस पड़ा। तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ उसने फैटी की जांघ थपथपाई और कहा, फैटी, चिंता मत करो। मेरा भाई तुम्हें आज जो हुआ उसका स्पष्टीकरण देगा। आप उन्हें केवल एक शब्द से मार सकते हैं या काट सकते हैं। आप उनकी जान भी ले सकते हैं। लॉबी मैनेजर इतनी डर गई कि उसका नाजुक शरीर कांपने लगा और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये बदकिस्मत बच्चे, जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते, कष्ट भोगने वाले हैं। उसने कई वर्षों तक दिहाऊ क्लब में काम किया था, इसलिए वह यूसुफ खान की भयानक ताकत को जानती थी। यूसुफ शिमला में एक प्रथम श्रेणी के टाइकून थे। वह दिहाऊ क्लब और दीवान पैलेस जैसे 1 दर्जन से ज्यादा नाइट क्लबों को नियंत्रित करता था, जो सभी ग्रे बिजनेस थे। कुल मिलाकर उसकी संपत्ति लगभग $2 बिलियन थी। शिमला जिले में पागल हो गया। वह शराब पी सकता था और जिला सचिव के साथ बातचीत कर सकता था, इसलिए उसे बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता था। लेकिन इस फैटी का यूसुफ के साथ गहरा रिश्ता था। 10 साल से भी अधिक समय पहले यूसुफ और फैटी ने सूदखोरी के कर्ज से भूमिगत कैसीनो चलाकर सोने का पहला खजाना बनाया था। बाद में जब मामला उजागर हुआ, तो महाप्रबंधक ने उसका दोष अपने ऊपर ले लिया और 2 साल के लिए जेल चले गए, जिससे यूसुफ के विकास के लिए बहुमूल्य समय मिला। हालांकि अब चूंकि यूसुफ का व्यवसाय बड़ा हो चुका था, उसने अच्छे व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों से दोस्ती कर ली थी, इसलिए उसने जनरल मैनेजर के साथ सार्वजनिक रूप से व्यवहार नहीं किया। उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन निजी तौर पर यूसुफ ने एक से अधिक बार कहा कि अगर फैटी ने उनके लिए दोष नहीं लिया होता तो वह आज उस स्थान पर नहीं होते जहां वे हैं। वे दोनों दोस्त थे जो एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। वे सगे भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। अब जबकि अभिषेक और साहिल ने के अच्छे भाई की पिटाई कर दी है, तो वे इससे कैसे बच सकते हैं? बहुत बढ़िया, अब आपके लिए करने को कुछ नहीं है। अब आप जा सकती हैं। रोज ने लॉबी मैनेजर की तरफ सिर हिलाकर इशारा किया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। लॉबी मैनेजर के जाने के बाद यूसुफ ने मुड़कर एक बड़े आदमी से, जिसके हाथ पर बाघ का टैटू था, कहा, संबंधित लोगों को नियंत्रित करो और उन्हें कमरे से बाहर मत जाने दो। आखिरकार हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं। मेहमानों को हमें लोगों को मारते हुए देखना अच्छा नहीं है।